सो हे गाइस, वेलकम बैक टू दिस न्यू वीडियो। आज की इस वीडियो में मैंने आपको जहाँ तक 12th के फिज़िक्स के चैप्टर पढ़वाए हैं उनका हम शॉर्ट नोट्स एक बार क्विक से रिकैप करते हैं। फिर सिर्फ हमारी मॉडर्न फिजिक्स के चैप्टर रह जाएंगे। हमारी 12th की फिजिक्स है वो कंप्लीट हो जाएगी। विदाउट वेस्टिंग अ टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले हम इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में, फिर कंटिन्यूस जो चैप्टर आते रहेंगे उसके बारे में जल्दी जल्दी से सब कुछ हर एक डिटेल्ड फॉर्मूला रिवाइज करते जाएंगे। विदाउट वेस्टिंग अ टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले हमें क्या पता है, आइसोलेटेड चार्ज है किसी भी बॉडी का वो क्या रहता है, कंजर्व रहता है। चार्ज है इनवेरिएंट, इनवेरिएंट मतलब कि वो स्पीड के साथ चेंज नहीं करता। मास है स्पीड के साथ चेंज करता है, ठीक है। मास बिना चार्ज के रह सकता है पर चार्ज बिना मास के नहीं रह सकता। फिर हमने क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के बारे में पढ़ा, Q इज इक्वल टू एन ई, जहाँ पे ई की वैल्यू क्या है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कुलम। अब चार्ज है वो लेस देन ई नॉट पॉसिबल, ई से कम वो पॉसिबल नहीं है। अब स्पेसिफिक चार्ज क्या होता है, एक रेशियो होता है Q/m का। चार्ज की एसआई यूनिट होती है कूलम और सी जिस यूनिट होती है उसकी स्टेट या ईएसयू या फिर फ्रैंकलिन। 1 कूलम किसके बराबर होता है, 3 × 10⁻⁹ स्टेट कूलम के बराबर होता है, ठीक है। आई नो कि मैं बहुत फास्ट कर रही हूँ पर आपके पास इतना टाइम नहीं है कि मैं आपको फिर से डिटेल, क्योंकि मैं डिटेल वाले लेक्चर आपको करवा चुकी तो इसलिए मैं फास्ट बोल रही हूँ, ठीक है। आप चाहे तो उसकी स्पीड को कम करके भी देख सकते हो। अब है हम अलग अलग मेथड ऑफ चार्जिंग के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहला मेथड है रबिंग किससे होता है, इंसुलेटर में। जो ग्लास रोड होती है हमारी वो क्या हो जाएगी, पॉजिटिव, और जो हमारा फर होता है वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव, ठीक है। अगला मेथड है हमारा कंडक्शन में क्या होता है, कंडक्टर को चार्ज करते हैं। आइडेंटिकल बॉडी में चार्ज इक्वली डिवाइड होता है, Q इज इक्वल टू टोटल चार्ज और कितनी बॉडीज है। इंडक्शन में क्या होता है, सिर्फ रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है, चार्ज का एक टेम्परेरी मेथड है। और ये बात याद रखना, जो रिपल्शन है वो शॉर्ट टेस्ट है इलेक्ट्रिफिकेशन का। और जो गोल्डस्टीन ने लीप एक्सपेरिमेंट किया ना, उसमें क्या कहा था, उसने एक एस्टिमेट किया था, चार्ज को एस्टिमेट किया था गोल्डस्टीन ने। फिर हम पढ़ेंगे कूलम्ब लॉ क्या कहता है, फोर्स इज इक्वल टू K Q1 Q2/r²। K की वैल्यू है 1/4πε0 Q1 Q2/r²। अब अगर हम किसी वैक्यूम में लेके चले तो F क्या हो जाएगा, F/K। याद रखना कि जो K है, K की वैल्यू वैक्यूम में होती है 1, मीडियम में 1 से ज़्यादा होती है और कंडक्टर में उसकी वैल्यू होती है इनफाइनाइट। अगर Q1 Q2 का रेशियो 0 से बड़ा है तो वो रिपल्शन होगा, अगर 0 से कम है तो वो अट्रैक्शन होगा। पॉइंट चार्ज हमेशा कंजर्व करते हैं, किसको फॉलो करता है, न्यूटन का थर्ड लॉ को ये फॉलो करता है, ठीक है। फिर हमने वेक्टर फॉर्म के बारे में पढ़ा। वेक्टर फॉर्म में क्या, फोर्स इज इक्वल टू K Q1 Q2 r²। वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो नीचे क्या हो जाएगा, r का क्यूब। पेंडुलम के क्वेश्चन ने क्या था, tan थीटा इज इक्वल टू फोर्स/mg। याद रखना जो tan थीटा है वो इसमें इनवर्सली प्रोपोर्शनल है मास की, ठीक है। इतना हमने पढ़ लिया। अब हम स्टार्ट करते हैं सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के बारे में। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या था कि थर्ड चार्ज है ना, थर्ड चार्ज पे कोई भी इफेक्ट नहीं रहेगा। मतलब कि अगर हमें ना ये बताना है कि दो बॉडीज दे के उनका चार्ज कहाँ शिफ्ट होगा, याद रखना x इज इक्वल टू r/√n+1। n क्या है, बड़ा चार्ज अपन छोटा चार्ज। याद रखना ये किससे है, डिस्टेंस छोटे चार्ज से, x इज इक्वल टू √n+1, ठीक है। और अगर वो देखो, अगर ये तो सेम साइन के हो तो प्लस का आ जाएगा, अगर अपोजिट साइन के हो तो बीच में क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। याद रखना इनकी वेक्टर फॉर्म, अगर √3 है तो 60 डिग्री पे होगा, √2 है तो 90 डिग्री पे होगा, अगर f है तो 120 डिग्री पे ये होगा। रेगुलर पॉलीगॉन में ना चार्ज इक्वली डिवाइड होता है। फोर्स नेट 0 कब होगा, सेंटर पे जब लगेगा। TBS नोट एट सेम पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड भी 0 होती है हमेशा, ठीक है। फिर हमने पढ़ा पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड K/Q/r², ठीक है। यूनिट क्या है, न्यूटन पर कुलम या वोल्ट पर मीटर। पॉजिटिव चार्ज से बाहर निकलेंगे, नेगेटिव चार्ज से अंदर जाएगी। याद रखना ये हाइपरबोला ग्राफ होता है। अब हमें कुछ अलग अलग डेंसिटी है, लीनियर चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी। लीनियर चार्ज का फॉर्मूला है dQ/dl, सरफेस का है dQ/dA, रो का है dQ/dV। अब हम पढ़ेंगे रिंग के थ्रू। सेंटर पे याद रखना, सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, 0। बट एक्सिस पे याद रखना इज इक्वल टू KQ, ये वाले लेंगे x² प्लस r की स्क्वायर बाय 3/2। मैक्सिमम कब होगा, r/√2 पे। मैक्सिमम कब होगा, r/√2 पे। r की वजह से क्या है, 2k λ/r साइन α/2। मेन फॉर्मूला है ये 2k λ/r, 2k λ/r, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे रोड की वजह से।
इसके रेयर चांस है कि ये कभी पूछा जाए। रोड की वजह से क्या है, इज इक्वल टू के लैम्डा बाई आर साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। इनफाइनाइट के लिए जरूरी है इज इक्वल टू 2 के लैम्डा बाई आर। सेमी इनफाइनाइट के याद रखना √2, अगर 90 डिग्री तो √2 आ जाएगा। रोड एक्सिस पे हो तो के क्यू बाय आर प्लस एल, ठीक है। फिर हम पढ़ेंगे टीबीएस के कैप्सूल। इसमें क्या है, अगला कैप्सूल क्या है हमारा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या होती है, एक इमेजिनरी लाइन होती है। टेंजेंट क्या देता है, उनकी डायरेक्शन देता है। इंटरसेक्ट नहीं करती, क्लोज लूप नहीं बनाती, पॉजिटिव से स्टार्ट होती है, नेगेटिव पे रुक जाती है। जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होगी वहाँ पे डेंसर होगी, जहाँ पे कम होगी वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड की जो इंटेंसिटी है वो कम होगी, ठीक है। अब देखो अलग अलग चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आप देख लो, पॉजिटिव से कहा जाएगी नेगेटिव में, पॉजिटिव से नेगेटिव में जाती है। फिर है हमारा फोर्स होता है क्यू ई, एक्सेलरेशन का याद रखना क्यू ई बाई एम, एक्सेलरेशन होती है क्यू ई बाई एम। और अगर हम उसको एक्स बराबर रखेंगे तो क्यू इज इक्वल टू एम जी। अगर मोशन है एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में हो रहा है तो टी इज इक्वल टू √2h/g। अगर स्ट्रेट लाइन जा रहा है तो पाथ कैसा हो जाएगा, पैराबोला। अगर सिंपल जा रहा है तो पाथ कैसा हो जाएगा, स्ट्रेट लाइन, ठीक है। फिर हमने पढ़ा डाइपोल के बारे में, P इज इक्वल टू क्यू इंटू 2a, नेगेटिव से पॉजिटिव में जाएगा। ऐसा यूनिट होती है कूलम पर मीटर। इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स पॉइंट पे क्या होती है, 2kp/r³। इक्वेटोरियल पे होती है -kp/r³। और अगर किसी एंगल पे होती है kp/r³, 1+3 cos² थीटा, √1+3 cos² थीटा, ठीक है। डाइपोल इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, डाइपोल क्या होता है, फोर्स नेट क्या होता है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में फोर्स नेट होता है 0। टाउ इज इक्वल टू पी साइन थीटा, साइन थीटा मैक्सिमम होता है 90 पे तो मैक्सिमम हो जाएगा। टी इज इक्वल टू 2π√i/PE। नीट 2024 का ये PYQ है, ठीक है। फिर हमने पढ़ा इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, फाई इज इक्वल टू EA कोस थीटा। थीटा होता है एंगल बिटवीन E एंड A। अगर वो पैरेलल में हो तो फ्लक्स हो जाएगा 0, 3D सरफेस में हो तो भी फ्लक्स हो जाएगा 0। गोज लो क्या था, फाई इज इक्वल टू E.ds इज इक्वल टू Q/ε0। याद रखना जो इलेक्ट्रिक फील्ड है तो वो तो सारी चार्जेस की वजह से, और फ्लक्स है वो सिर्फ अंदर वाले चार्जेस की वजह से है। इनकी अलग अलग पॉइंट चार्ज का बनेगा स्फेरिकल गोजन सरफेस, स्फीयर का स्फेरिकली बनेगा, लाइन चार्ज का सिलेंड्रिकल बनेगा, और शीट का वो कैसा बनेगा, सिलेंड्रिकल बनेगा। अब अलग अलग केसेस हैं। सबसे पहले होलोस्फीयर इंपॉर्टेंट है, देखो होलोस्फीयर में इनसाइड पे होती है 0, बाहर क्या होते हैं KQ/r², सरफेस पे होते हैं σ/ε0। देखो इसका ग्राफ देखो। सॉलिड देखो ये क्या है, होलो स्फीयर, कंडक्टिंग नॉन कंडक्टिंग दोनों हो सकते हो, सॉइड कंडक्टिंग। अगर सॉइड नॉन कंडक्टिंग हो तो देखो ग्राफ ये बन जाएगा, आउटसाइड तो सेम ही रहेगी KQ/r², इनसाइड में KQ/r3, ρr/3ε0। शीट है नॉन कंडक्टिंग तो σ/2ε0, ठीक है। अब क्यूब के अलग अलग फेसिस से देखो, नॉर्मल तो क्या है Q/ε0, अगर फेस सेंटर पे तो F2, फिट टू तो 2/ε0, एज पे तो 4ε0, कॉर्नर पे तो Q/8ε0। याद रखना ये जेई का 2025 का PYQ यहाँ से पूछा गया है। एज पे Q/4ε0 और कॉर्नर पे Q/8ε0। इतना हमने रिवाइज कर लिया। फर्स्ट चैप्टर हमारा डन हो गया सिर्फ 8 मिनट्स के अंदर। अब स्टार्ट करते हैं हम हमारा नेक्स्ट चैप्टर विच इज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। सबसे पहला क्या है हमारा कैप्सूल, क्या होती है जो वर्क डन होता है कंजर्वेटिव एनर्जी में वो बराबर होता है -ΔU। हमने वर्क एनर्जी पावर पर पढ़ा था फोर्स इज इक्वल टू DU/dx, तो इसकी वजह से ये आया है। अब वर्क डन क्या होता है KQ1Q2/R, ठीक है, KQ1Q2/R याद रखना। अब देखो जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो स्केलर क्वांटिटी होती है, SI यूनिट होती है उसकी जूल। TBS पॉइंट क्या है, देखो जैसे कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है वो पास आ रहे हैं, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज पास आ रहे हैं तो पोटेंशियल इसमें घटेगा, क्यों, क्योंकि नॉर्मली बात है वो पास आ रहे हैं तो हमें एनर्जी की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसे अगर पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज दूर जा रहे हैं हम उनको पास लाए तो हमें हमारी एनर्जी बढ़ानी पड़ेगी, ठीक है। अब याद रखना अगर ज़्यादा से एक से ज़्यादा चार्ज है तो n(n-1/2) से ये निकल जाएगा, ठीक है। देखो डायग्राम पे क्या होता है, √2a हाफ होता है तो a/√2, ठीक है। पोटेंशियल की फॉर्मूला दे रखा है V इज इक्वल टू W/Q या V इज इक्वल टू KQ/R। इलेक्ट्रिक फील्ड में KQ/R² था, इसमें क्या है KQ/R। इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, साइन के साथ देखें, अगर पॉजिटिव साइन है तो ऊपर बनेगा, नेगेटिव साइन है तो नीचे बनेगा। अगर जीरो पोटेंशियल कहाँ पे होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या था x इज इक्वल टू R/√n+1। पोटेंशियल में क्या V इज इक्वल टू R/n+1। सेम ही बात है, बड़े चार्ज अपॉन छोटा चार्ज, ये किससे है, छोटा चार्ज से, इसका रेशियो है। जीरो पोटेंशियल यहाँ पे होगा। अलग अलग बात है क्या है, इज इक्वल टू dV/dr। इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालेंगे, इसका क्या कर देंगे हम, डिफ्रेंशिएशन कर देंगे। बट अगर मैं पोटेंशियल पूछ रखा हो तो हम इंटीग्रेट कर देंगे इलेक्ट्रिक फील्ड को, इज इक्वल टू dV/dr। याद रखना ये इलेक्ट्रिक फील्ड अगर कांस्टेंट होगी, इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट होगी तो पोटेंशियल यूनिफॉर्म होगा। याद रखना जो पोटेंशियल होता है ना वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में डिक्रीज होता है। अगर यहाँ पे
इलेक्ट्रिक फील्ड ए है, यहाँ पे बी है, तो पोटेंशियल मैक्सिमम होगा बी पे, क्योंकि ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है ए, तो पोटेंशियल माइनस है ना, उसकी वजह से पोटेंशियल डिक्रीज होगा। परपेंडिकुलर होता है इलेक्ट्रिक जो पोटेंशियल, उसको क्या कहते हैं कि पोटेंशियल सरफेस। जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है वहाँ पे पोटेंशियल क्या होता है, कॉन्स्टेंट होता है। इक्विपोटेंशियल सरफेस की अलग अलग बता रखी है। पॉइंट चार्ज के लिए कैसा बनेगा, स्फेरिकल, स्फेयर के लिए बनेगा स्फेरिकल, लाइन चार्ज के लिए बनेगा सिलेंड्रिकल। ठीक है, वही कॉन्सेप्ट दे रखा है। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा देंगे हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू डेल्टा वी। अब अलग अलग पाथ के लिए बता रखी है। रिंग के लिए के क्यू बाय आर, इसके लिए क्या थी देखो, इसके लिए क्या है, एक्सियल पॉइंट पे के क्यू बाय अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। 3/2 इसमें नहीं है, उसमें था 3/2, इसमें सिंपल 3/2 कुछ भी नहीं देगा। इसमें फॉर्मूला देखो के क्यू बाय आर। अब याद रखना इसमें पोटेंशियल है ना ओलोस्फेयर, और किसी भी स्फेयर के लिए जीरो भी अंदर होता ही नहीं। ओलोस्फेयर के लिए तो देख लो ग्राफ ये बन जाएगा, सॉलिड के लिए बन जाएगा। होलोस्फेयर के बाहर क्या होते हैं के क्यू बाय आर, ये अंदर होते हैं के क्यू बाय आर अंदर वाले की, और सरफेस पे भी के क्यू बाय आर, कोई डिफरेंस नहीं है। अगर सॉलिड स्फीयर के बारे में बात करें ना तो अंदर हो जाएगी के क्यू बाय 2 आर क्यूब, या 3/2 भी हो सकता है। सेंटर पे हो जाएगी 3/2 सेंटर पे कितने होते हैं 3/2। याद रखांगा अगर ड्रॉप के बारे में कुछ पूछ रखा था v इज इक्वल टू 2/3। ठीक है, अब हम बात करते हैं डाइपोल की। डाइपोल कैसे अलाइन करता है, नेगेटिव से पॉजिटिव, डाउ इज इक्वल टू पीई साइन थीटा। और अगर हम पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे तो यू इज इक्वल टू पीई कोस थीटा। कोस थीटा अगर 90 पे है तो वो 0 हो जाएगी। पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम कब होती है, -p पे, जहाँ पे स्टेबल इक्विलिब्रियम हमारा होता है। ठीक है, अब देखो ये क्या है, पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू डाइपोल। डाइपोल के लिए क्या है, केपी बाय आर स्क्वायर। इक्विपोटेंशियल पे यहाँ पे होती है 0। अगर हमें शॉर्ट डाइपोल के बारे में बात करें तो उसकी वैल्यू हो जाएगी केपी कोस थीटा बाय आर स्क्वायर। अब देखो आइसोलेटेड कंडक्टर होता है ना, उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है 0। एक्सेस चार्ज कोई भी अंदर होता ही नहीं। पोटेंशियल होता है वो कांस्टेंट रहता है। इसका देखो फॉर्मूला देखो, इज इक्वल टू सिग्मा बाय एप्सिलॉन नोट। अब यहाँ पे कुछ चार्जिंग का प्रोसेस है, कैसे होगा, Q1 इज इक्वल टू R1 बाय अंडर रूट R1 प्लस R2 Q1 प्लस Q2। ठीक है, इलेक्ट्रिक स्टैटिक शील्डिंग में क्या होता है कि हम अंदर छुप जाएंगे कार के अंदर। याद रखना जो सिग्मा है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है R की। अब बात करेंगे हम कैपेसिटर की। कैपेसिटर क्या करता है, स्टोर करता है एनर्जी को, स्केलर क्वांटिटी होती है। C इज इक्वल टू क्यू बाई वी, Q इज इक्वल टू सी वी, या C इज इक्वल टू क्यू बाई वी। यूनिट देख लो, कूलम स्क्वायर पर जूल। फराड इसकी यूनिट होती है। इसको यूज़ करते हैं हम या तो माइक्रोफेराड में या नैनोफेराड में। पहले कैपेसिटर में देखो, E इज इक्वल टू सिग्मा बाय एप्सिलॉन नोट, या Q बाय ए एप्सिलॉन नोट। C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नोट ए। ये C है, ये इन दोनों पे किसी पे डिपेंड नहीं करता है। किस पे डिपेंड करेगा, या तो शेप हो या साइज हो या फिर मीडियम हो, इन पे डिपेंड करेगा। फोर्स की वैल्यू क्या होती है, Q स्क्वायर बाय 2 एप्सिलॉन नोट ए। U की वैल्यू क्या होती है, हाफ सी वी स्क्वायर, या Q स्क्वायर बाय 2c, या हाफ क्यू वी। एनर्जी डेंसिटी के बारे में बात करें तो हाफ एप्सिलॉन नोट ई स्क्वायर, हाफ एप्सिलॉन नोट ई स्क्वायर। याद रखो फोर्स की वैल्यू याद रखो, Q स्क्वायर बाय 2 एप्सिलॉन नोट। ठीक है, रेजिस्टेंस में उल्टा होता है। रेजिस्टेंस में अगर सीरीज में हो तो डायरेक्ट ऐड होगा, परंतु कैपेसिटेंस में ऐसा नहीं। कैपेसिटेंस में जो पैरेलल में रेजिस्टेंस होगा वैसा होगा, जैसे कि C सीरीज अपॉन C बाय M। देखो 3 6 का बनता है 2, 6 12 का बनता है 4, 4 12 का बनता है 3। याद रखो 3 6 का बनता है 2, 6 12 का बनता है 4, 4 12 का बनता है 3। ठीक है, Q पैरेलल में क्या है, पोटेंशियल होता है सेम, तो Q C1 NC से निकल जाएगा। अब देखो शॉर्ट सर्किट हो जाए तो मतलब V 0 जाएगा, शॉर्ट सर्किट हो जाए तो C बाय 2, शॉर्ट सर्किट हो जाए पोटेंशियल 0 हो जाएगा। जंक्शन पोटेंशियल कैसे निकालेंगे, C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन में C1 प्लस C2। एनर्जी सीरीज में सिंपल निकल जाएगी, पहले में भी सिंपल निकल जाएगी। अगर सेम टर्मिनल हो तो C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2, एनर्जी भी सिंपल निकल जाएगी। अगर अपोजिट टर्मिनल हो तो V इज इक्वल टू C1 प्लस C2 माइनस C2 बाई C1 ऐसे निकल जाएगी। और लॉस ऑफ पोटेंशियल बस इसमें साइन में चेंज हो जाएगा, इनके अंदर साइन के अंदर चेंज हो जाएगा। अब बात करते हैं हम डाइलेक्ट्रिक। डाइलेक्ट्रिक पोलर हो तो पोलर, नॉन पोलर हो तो मैग्नेटिक मूवमेंट 0 हो जाएगा। पोलर के अंदर मैग्नेटिक मूवमेंट 0 नहीं होता। अब देखो ये देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू E0 1 माइनस के, ऐसे हो जाएगा। अब याद रखो अगर चार्ज है ना, जो हमारा कैपेसिटेंस है वो हमेशा ही बढ़ेगा, के C0 हमेशा रहेगा। अगर बैटरी डिसकनेक्ट है, अगर बैटरी कनेक्ट है तो हमारा क्या क्या सेम रहेगा, V सेम रहेगा और सारी चीज़ इंक्रीज होगी। अगर बैटरी डिसकनेक्ट है तो हमारा चार्ज सेम रहेगा और सारी अपोजिट में हो जाएगी। अगर कनेक्ट है तो VE सेम रहेगा। ठीक है, कंडक्टिंग स्लैब इंट्रोड्यूस कर देंगे तो C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नोट ए D माइनस T प्लस T बाई के। पैरेलल में इनको क्या कर देंगे, डायरेक्ट ऐड कर देंगे। सीरीज में क्या करेंगे, एप्सिलॉन नोट ए D बाई K1 2 K1 K2। इसमें क्या आ जाएगा,
2k1 k2 by k1 plus k2, इसमें क्या आ जाएगा k1 + k2 by 2, ठीक है। अब स्फेरिकल का क्या है, C = 4πε0a। अगर कैपेसिटेंस निकाल तो 1/3, कैपेसिटेंस निकालना तो 1/3, पोटेंशियल निकालना तो V2 2/3, कैपेसिटेंस निकालना तो 1/3। सेकंड चैप्टर भी डन। स्टार्ट करते हैं हमारे करंट इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर को। अब स्टार्ट करते हैं हम करंट इलेक्ट्रिसिटी वाले के शॉर्ट नोट्स। देखो, सबसे पहले हमने छोटे क्लास में पढ़ा है I = dq/dt। SI यूनिट क्या होती है करंट की, एम्पियर। डायरेक्शन क्या होती है, पॉजिटिव चार्ज से जाएगा। स्केलर क्वांटिटी होती है, वेक्टर लॉ को फॉलो नहीं करेगी। I = dq/dt। अगर हमें चार्ज निकालना है तो हम करंट को इंटीग्रेट कर देंगे, ठीक है। अब हमें I = dq/dt, तो dq/dt के स्लोप से क्या निकलेगा, हमारा करंट। और अगर IT का पूछ रखा हो तो उसके एरिया से क्या निकलेगा, हमारा चार्ज फ्लो। सर्कुलर पाथ में अगर I = dq/dt है, T होता है 2π/ω, तो अगर T होता है 1/f, इससे निकल जाएगा। कंडक्टर में करंट क्यों होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। इलेक्ट्रोलाइट में आयंस होते हैं और सेमीकंडक्टर में होल्स वगैरह का कॉन्सेप्ट होता है, हम पढ़ेंगे मॉडर्न फिजिक्स में। उसकी वजह से करंट क्या करता है, फ्लो करता है। फिर हम बात करते हैं ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या होता है, V = IR, V = IR। VI का ग्राफ हो तो R देगा, अगर IV उल्टा हो जाए तो 1/R होगा, याद रखना। VI है तो R देगा और स्लोप क्या देगा, R। V = IR, VI का तो देगा R, और अगर उल्टा हो I और V हो तो ये क्या देगा, 1/R। R बराबर होता है ρL/A। रो क्या होती है, रजिस्टिविटी, या फिर हम इसको बोलते हैं स्पेसिफिक रजिस्टेंस। ये सिर्फ मीडियम पे डिपेंड करती है। R की यूनिट होती है ओम और रजिस्टिविटी की होती है ओम पर मीटर। रजिस्टिविटी सिर्फ मटेरियल पे डिपेंड करती है और टेम्परेचर पे, बल्कि रजिस्टेंस इंडिपेंडेंट होता है, VI किसी पे डिपेंड नहीं करता, ठीक है। अगर हमने अलग अलग चीज़ें स्ट्रेच की, अगर हमने वॉल्यूम को कांस्टेंट रखा तो R है वो L² के डायरेक्ट प्रोपोर्शनल हो जाएगा, A² के डायरेक्ट प्रोपोर्शनल हो जाएगा। और अगर हम रेडियस को ले तो R⁴ की ये प्रोपोर्शनल हो जाएगा। अब याद रखना, आइसोलेटेड कंडक्टर में जो n की वैल्यू है वो 10⁻29 है। रैंडम थर्मल मोशन होता है, काइनेटिक एनर्जी का रेशो दे दिया, स्पीड का रेशो दे दिया। कोलिजन क्यों होता है, पाथ कैसा, इनमें स्ट्रेट लाइन होती है। एवरेज वेलोसिटी इन सब की क्या होती है, 0। अगर बैटरी कनेक्ट हो तो जो हमारा Vd है वो E/τ/m, ठीक है। I होता है ENVD, तो R = mL/n²τA, और रो होता है m/n²τ, और अगर सिग्मा निकाले तो n²τ/m, ठीक है। याद रखना, अगर कंडक्टर हो तो कंडक्टर में टेम्परेचर बढ़ेगा, रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो रजिस्टिविटी भी बढ़ेगी। सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, इसमें उल्टा कॉन्सेप्ट चलेगा। R = R0 1 + अल्फा डेल्टा T। अल्फा क्या होता है, जनरली डिफाइंड एट 0 डिग्री सेल्सियस पे। बल्कि अगर इसके अलावा अगर हमें R0 कुछ नहीं दे रखा, इसकी वैल्यू दे रखी हो α1 T1 अलग अलग, तो हम कैसे निकालेंगे, अल्फा = R2 - R1/R1 T2। एक का रेजिस्टेंस और दूसरे का टेम्परेचर, एक का रेजिस्टेंस दूसरे का टेम्परेचर क्या है, अल्फा = R2 - R1/R1 T2 - R2 T1। कंडक्टर में इसकी वैल्यू होती है पॉजिटिव और सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर में इसकी वैल्यू क्या होती है, नेगेटिव। अब ग्राफ देखो, ग्राफ क्या है, सबसे पहले ग्राफ है कॉपर का, डायरेक्टली एकदम लीनियरली बढ़ रही है। निक्रोम का देखो ग्राफ ऐसे बनेगा और सेमीकंडक्टर ग्राफ बन जाएगा ऐसे। वही अगर गैलियम आर्सेनिक का पूछ ले तो गैलियम आर्सेनिक का कुछ ऐसे करके ग्राफ बनेगा, ऐसे करके उल्टा यू बनेगा, उल्टा यू बनेगा हमारा गैलियम का। अब बात करते हैं कंडक्टेंस। कंडक्टेंस होता है रेसिप्रोकल, होता है 1/r। कंडक्टिविटी होती है, कंडक्टिविटी को बोलेंगे सिग्मा, वो होती है 1/ρ। म्यू होता है Vd/E। म्यू होती है मोबिलिटी, ये किस पे डिपेंड, इन दोनों पे किसी पे डिपेंड नहीं करती, E/τ/m, इससे हम निकालेंगे। अब जो करंट डेंसिटी होती है J = I/A या I = जा कोस थीटा, ठीक है। J बराबर होता है सिग्मा E की, याद रखना J बराबर होता है सिग्मा E के। अब लिमिटेशंस क्या है ओम लॉ की, जहाँ पे नॉन ओमिक कंडक्टर हैं वहाँ पे ये फॉलो नहीं करता, या फिर जहाँ पे सेमी कंडक्टर हो, या देखो गैलियम आर्सेनिक का ग्राफ ये हो गया, यहाँ पे भी ये ओम्स लॉ यहाँ पे वैलिड नहीं होता, ठीक है। अब हम बात करेंगे सीरीज रेजिस्टेंस की, पैरेलल रेजिस्टेंस की। सीरीज में करंट क्या होता है, सेम। पैरेलल में वोल्टेज सेम होती है, सीरीज में करंट सेम होता है, डायरेक्ट ऐड कर देंगे NR, ठीक है। जो R इक्विवेलेंट होगा वो दोनों का उनसे R1 और R2 से दोनों से बड़ा होगा। याद रखना, जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस उतनी ज़्यादा वोल्टेज, और इसमें क्या रहता है, करंट क्या रहता है, हमेशा कांस्टेंट रहता है। अगर मैं बात करूँ पैरेलल की, तो पैरेलल में क्या रहती है, वोल्टेज सेम रहती है, तो Rp 1/R1 + R2 R/n, ठीक है। इसमें ये क्या होती है,
जितना ज़्यादा करंट होगा उतनी कम रेजिस्टेंस होगी, याद रखना आप। I1 R1 इज इक्वल टू I2 R2, समझ में आ गया। अगर हम इनका निकालें तो देखो 3 6 का होता है 2, 4 12 का होता है 6 12 का होता है 4 और 4 12 का होता है 3। अगर देखो कुछ फेमस ये क्या है, इनकी क्या है, ट्रायंगल हो तो 2R/3, ट्रायंगल हो तो 2R/3। वही अगर ट्रायंगल के अलावा क्या हो, हमारा स्क्वेयर हो तो 3R/4। ट्रायंगल में तो 2R/3, स्क्वायर में तो 3R/4। और अगर ये पूछ रहे कि डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट के बीच में कितना होगा, तो R टोटल बाय में 4। एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। क्या बोला कि अगर सीरीज में हो, सीरीज में क्या रहता है, करंट सेम रहता है, वोल्टेज डिफरेंट रहती है, तो डायरेक्ट ऐड कर देंगे। जो R इक्विवेलेंट है वो बड़ा होगा, R1 और R2 से बड़ा होगा। जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा उतनी ज़्यादा हमारी क्या होगी, वोल्टेज होगी। वही पैरेलल में क्या रहती है, वोल्टेज सेम रहती है, करंट डिफरेंट रहता है, R1 R2/R1 प्लस R2 R/N। जो R पैरेलल है वो छोटा होता है R1 से, और वैसे ही वो छोटा होता है R2 से। I1 R1 इज इक्वल टू I2 R2, ठीक है। अब याद रखना, अगर 3 हो तो 2R/3, अगर उसके अंदर हो तो 3R/4, और डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट हो तो क्या हो जाएगा इनका रेजिस्टेंस, R/4। अब बात करते हैं हम हमारे व्हीटस्टोन ब्रिज के बारे में। व्हीटस्टोन ब्रिज क्या कहता है कि अगर इनका रेशो सेम है तो ये बीच वाला क्या कर देंगे, हम नेगलेक्ट कर देंगे। बीच वाले के अंदर कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा। अगर ये सभी की वैल्यू सेम हो तो R इक्विवेलेंट है ना, वो R के ही बराबर हो जाएगा। ये छुपा रुस्तम होता है, छुप करके आपको देगा, ठीक है। ये सर्किट रीड्रॉ मेथड है, इसमें क्या बता रखा है, सारे ये पैरेलल में है। नी 2025 का यहाँ से PYQ आया। अब के बाद जंक्शन पोटेंशियल पूछ ले आपसे, जंक्शन पोटेंशियल पूछ ले तो सारी किस में है, पैरेलल में। तो V1/R1/V2 R2/1/R1 प्लस 1/R2। फ्यूज क्यों यूज करते हैं, क्योंकि उसका लो मेल्टिंग पॉइंट होता है और उसकी हाई रजिस्टिविटी होती है, किसकी, फ्यूल की, ठीक है। अब देखो ये क्या है, सपोर्टिंग क्यों, इधर भी देखो, इधर प्लस फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस, सिंपल जा रहा है तो सपोर्टिंग V1 प्लस V2 ऐड कर देंगे। बट इसमें अपोजिट है, प्लस देखो छोटा बड़ा, फिर छोटा आना चाहिए पर ये आ गया बड़ा, तो इसमें V1 माइनस V2 कर देंगे। याद रखना किरचॉफ लॉ क्या कहता है, पहला लॉ बेस करता है चार्ज पे, दूसरा लॉ बेस करता है एनर्जी पे। अब बात करते हैं हम बैटरी के बारे में। बैटरी क्या होती है, जो कि मेंटेन करेगी कांस्टेंट पोटेंशियल को। आर होता है इंटरनल रेजिस्टेंस। क्यों आता है ये, सारे इलेक्ट्रोलाइट की वजह से क्या आता है हमारा, आर इंटरनल रेजिस्टेंस, ठीक है। अब हम बात करते हैं डिस्चार्जिंग बैटरी और चार्जिंग बैटरी के बारे में। डिस्चार्जिंग बैटरी और चार्जिंग बैटरी के बारे में देखो, डिस्चार्जिंग बैटरी क्या होती है, V इज इक्वल टू E माइनस आई आर, मतलब कि वो चार्ज डिस्चार्ज कर रहा है, मतलब उस बॉडी से वो निकल रहा है, V इज इक्वल टू E माइनस आई आर। अगर I पूछ रहे तो E/R प्लस R, और अगर इंटरनल रेजिस्टेंस पूछ ले तो E/V माइनस 1/R, ठीक है। अब हमसे पूछेंगे कि इनका स्लोप बताओ, इंटरसेप्ट बताओ। E से इंटरसेप्ट, E क्या देगा इंटरसेप्ट, और स्लोप क्या देगा, -R। चार्जिंग हो तो V इज इक्वल टू E प्लस आई आर, ठीक है। बैटरी शॉर्ट सर्किट हो गई, सीरीज में डायरेक्ट ऐड कर देंगे E1 प्लस E2 R1 प्लस R2। आइडेंटिकल हो तो NE प्लस NR, सिंपल। बट अगर मैं बात करूँ पैरेलल की, तो पैरेलल में E इक्विवेलेंट सिर्फ E होगा, और जो हमारा R है वो R/N होगा, याद रखना। मिक्स्ड ग्रुपिंग के केस में जो E इक्विवेलेंट है तो वो NE और R इक्विवेलेंट NR/N। यहाँ पे जो पूछ ले कि करंट मैक्सिमम कब होगा, जब वो R इक्विवेलेंट है वो स्मॉल r के बराबर होगा, तब करंट इक्विवेलेंट बराबर होगा। अब बात करते हैं हम हीट के बारे में। H इज इक्वल टू I²/RT, P के अलग अलग फॉर्मूले है, V²/R या I²R या VI, ठीक है। अब हमसे पूछ ले कि भाई अलग, देखो ये तो फॉर्मूला होता है P इज इक्वल टू V²/R, बट अगर हमें दो वोल्टेज दे रखे हो तो V आउटपुट बाय V रेटिंग इंटू PR। याद रखना सीरीज में जो पावर है वो डायरेक्टली ऐड होती है, पावर डायरेक्टली ऐड होती है, पैरेलल में पावर डायरेक्टली ऐड नहीं होती। उल्टा बोल दिया मैंने, क्या बोला मैंने, सीरीज में जो पावर है वो डायरेक्टली ऐड नहीं होती, पैरेलल में पावर डायरेक्टली ऐड होती है। अगर T1 का रेशियो है RT, T1 में कुछ चेंज नहीं होगा, सीरीज में डायरेक्ट ऐड कर देंगे, पैरेलल में T1 T2/T1 प्लस T2, ठीक है। एमीटर क्या है, एमीटर मेजर करता है करंट को, वोल्टमीटर मेजर करता है वोल्टेज को। एमीटर में जो ये होती है, आर रेजिस्टेंस 0 होता है और आर इक्विवेलेंट होता है इनफाइनाइट, किसमें, वोल्टमीटर में। गैल्वेनोमीटर क्या मेजर करता है, स्मॉल करंट को मेजर करता है। R/S इज इक्वल टू L 100 - L, ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं चार्जिंग के बारे में, RC सर्किट के बारे में। RC सर्किट में क्या बोला मैंने,
टाउ याद रखो, टाउ इज इक्वल टू एल बाय आर या आर सी। करंट सीधा डिक्रीज हो रहा है, ये ज़्यादा सीधा बढ़ रहा है, ये याद रखो आप सिर्फ इसमें, ठीक है। ये चैप्टर भी हमने रिवाइज कर लिया। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर की तरफ। अब हम स्टार्ट करते हैं ये वाला चैप्टर, मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म। इसमें क्या है, जो देखो याद रखो, जो रेस्ट चार्ज होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, जो मोशन में चार्ज होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों प्रोड्यूस करेगा। बट जो एक्सेलरेटिव चार्ज है वो तीनों प्रोड्यूस करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रोड्यूस करेगा, मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करेगा, और तो और वो ईएम वेव्स को भी प्रोड्यूस करेगा। इस चैप्टर में सबसे पहली बारी आती है बायोट सवेट लॉ की। बायोट सवेट लॉ क्या कहता है, dB इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई आइडियल साइन थीटा बाय आर स्क्वेयर। अगर हमें वेक्टर फॉर्म में लिखे तो हमारा वेक्टर फॉर्म में नीचे क्या जाता है, आर क्यूब आ जाता है, ठीक है। इसमें हम बात करते हैं कोबरा मेथड की। कोबरा मेथड क्या कहता है, थंब को याद रखो करंट की तरफ डायरेक्शन देगा, करंट की तरफ जो फिंगर होती है वो क्या देगी, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देगी। थंब करंट याद रखना, जो डॉट में हो तो वो बाहर आ रही है और जो क्रॉस में हो तो वो अंदर जा रही है। मैग्नेटिक फील्ड क्या यूनिट होती है, टेस्ला। सी इज इक्वल टू 1 बाय म्यू नॉट एप्सिलॉन, याद रखो, ठीक है। अब स्ट्रेट वायर के बारे में, म्यू नॉट आई बाई 4 पाई आर साइन अल्फा प्लस साइन बीटा, म्यू नॉट आई बाई 4 पाई आर साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। अगर इनफाइनाइट हो तो म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर, अगर सेमी इनफाइनाइट हो तो म्यू नॉट आई बाई 4 पाई आर। अगर एक्सिस पे हो इधर ही रखा हो तो जीरो हो जाएगी। सर्कल के बारे में बात करें तो म्यू नॉट आई बाई 2 आर। सेमी सर्कल के बारे में बात करें तो म्यू नॉट आई बाई 4 आर। क्वार्टर सर्कल के बारे में बात करें तो म्यू नॉट आई बाई 8 आर। समझ में आया, अरे समझ में आया, ठीक है। एन टर्म्स हो तो म्यू नॉट एन आई बाई 2 आर। अगर एक्सिस पे हो म्यू नॉट एन आई स्क्वेयर बाई 2 एक्स स्क्वेयर प्लस आर स्क्वेयर की पावर 3 बाई 2, बी इज इक्वल टू एन स्क्वेयर बी, ठीक है। अलग अलग लॉ के बारे में बात करते हैं। एम्पियर सर्किट लॉ क्या कहता है, बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। जो बी है वो सारे चार्जेस की वजह से है, ठीक है। अब बात करते हैं हम होलो पाइप के बारे में। होलो पाइप में क्या है, जो बी इनसाइड है वो जीरो रहेगा, आउटसाइड है तो म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर, और सरफेस पे तो म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर। अगर सॉलिड स्फीयर हो नॉन कंडक्टिंग तो इसमें देखो ये सेम ग्राफ इलेक्ट्रिक फील्ड जैसा बनेगा। इनसाइड में आएगी म्यू नॉट आई आर बाई 2 पाई आर स्क्वेयर या म्यू नॉट जी आर बाई 2, आउटसाइड में म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर, ठीक है। इनफाइनाइट सोलेनोइड के बारे में बात करें तो बी होता है म्यू नॉट एन आई, आउटसाइड में होती है जीरो, अंदर होती है ज़्यादा। बी इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई या म्यू नॉट एन आई, एंड पे होती है आधी हो जाएगी। टोरॉइड क्या है, एक टाइप का एक सिंपल वायर है, म्यू नॉट एन आई बाई 2 पाई आर, म्यू नॉट एन आई बाई 2 पाई आर, ठीक है। अगर चार्ज प्रेजेंट होगा एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के बीच में तो इस पर फोर्स कितना लगेगा, फोर्स लगेगा क्यू वी बी साइन थीटा। पॉजिटिव डायरेक्शन में तो वी क्रॉस बी, और अगर नेगेटिव डायरेक्शन में हो तो अपोजिट ऑफ वी क्रॉस बी, ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं। अगर चार्ज पार्टिकल एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर होगा तो उस पर कितना फोर्स लगेगा, सबसे पहले उसका फोर्स लगेगा, फोर्स इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा। वी क्रॉस बी हम मोड़ेंगे कब, पॉजिटिव डायरेक्शन में हो। अगर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन हो तो कैसे होगा, अपोजिट डायरेक्शन में। अगर देखो नॉर्मल है हमारा पॉजिटिव तो इलेक्ट्रॉन की वजह से हम क्या लेंगे, नेगेटिव डायरेक्शन में हम लेंगे। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, ज़्यादा इसके पॉसिबल चांस नहीं है आने के, मतलब पूछने के, क्योंकि हमारा जो मेन क्वेश्चन है वो सिर्फ हमारा राइट हैंड थंब रूल से ही सोल्व हो जाता है। अगर चार्ज पार्टिकल में वेलोसिटी क्या हो, जीरो हो, तो चार्ज पार्टिकल किस पे रहेगा, रेस्ट पे रहेगा। अगर यहाँ पे थीटा या 180 डिग्री का एंगल बन रहा हो तो चार्ज पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करेगा। बट अगर वो 90 डिग्री पे हो तो उसका पाथ कैसा हो जाएगा, सर्कुलर। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज है, क्या है, आर इज इक्वल टू एम वी बाई क्यू बी, या आर इज इक्वल टू पी बाई क्यू बी, या आर इज इक्वल टू रूट 2 एम के बाई क्यू बी। यहाँ पे टाइम पीरियड का भी फॉर्मूला है, क्या है, 2 पाई एम अपॉन क्यू बी। याद रखना जो स्पीड है, जो ये घूमेगा, इसमें स्पीड क्या रहेगी, हमेशा कॉन्स्टेंट रहेगी। बट जो वेलोसिटी है वो क्या रहेगी, चेंज होती रहेगी, कौन, वेलोसिटी, ठीक है। अगर काइनेटिक एनर्जी सेम हो, क्या बोला मैंने, अगर काइनेटिक एनर्जी सेम हो किसकी, प्रोटॉन और अल्फा पार्टिकल में अगर काइनेटिक एनर्जी सेम हो तो उनका रेडियस क्या होता है, बराबर होता है। याद रखना काइनेटिक एनर्जी प्रोटॉन और अल्फा पार्टिकल की सेम हो तो उनका रेडियस क्या रहता है, सेम रहता है, ठीक है। अगर इसकी जगह पे वो किसी भी रैंडम एंगल पे घूम रही हो तो जो पार्टिकल उसको घुमाएगा वो क्या है, वी कोस थीटा, आर इज इक्वल टू एम वी बाई साइन थीटा। ये पिच क्या होती है, वी पैरेलल टू टी या वी पैरेलल वी कोस थीटा इंटू टी, ठीक है।
अब देखो, अगर चार्ज पार्टिकल एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर हो तो उस पर लोरेंज फोर्स लगेगा। लोरेंज फोर्स क्या है? फोर्स इज इक्वल टू क्यू ई प्लस क्यू वी बी। अगर इनिशियल में रेस्ट में हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी, फोर्स लगेगा, स्ट्रेट लाइन में पाथ में घूमेगा। और अगर इनिशियली वो मूविंग हो तो भी उसमें जाएगा स्ट्रेट लाइन में। अगर यहाँ पे परपेंडिकुलर हो सारी चीज तो इसमें वेलोसिटी सेलेक्टर का फॉर्मूला लगेगा v इज इक्वल टू ई बाई बी। ठीक है, अब देखो टीबीएस का कैप्सूल क्या है? नेक्स्ट वायर है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में फोर्स कितना लगेगा? आई एल बी साइन थीटा। अगर सेम डायरेक्शन में हो तो अट्रैक्ट करेंगे, अपोजिट डायरेक्शन में तो रिपेल करेंगे। या फिर अगर बी इज इक्वल टू एम जी बाई एल टेन थीटा। याद रखना, कर्व्ड वायर हो, कर्व्ड वायर में सेंटर पे क्लोज लूप में मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है? जीरो। अगर हमें दो पैरेलल प्लेट कैरिंग करंट वायर तो उसके अंदर एफ बाई एल म्यू नॉट आई वन आई टू बाई टू पाई आर। अगर सेम डायरेक्शन में तो अट्रैक्ट करेगी, अपोजिट डायरेक्शन में तो रिपेल करेगी। आंसर देख लो, फोर्स इज इक्वल टू 2 इंटू 10⁻⁷ न्यूटन पर कूलम। अगर हम अब बात करेंगे मैग्नेटिक मूवमेंट की, मैग्नेटिक मूवमेंट किसके बराबर होता है? निया के बराबर, निया के बराबर। डायरेक्शन राइट हैंड थंब रूल से हम इसकी डायरेक्शन को हम अच्छे तरीके से निकाल सकते हैं। अगर चार्ज पार्टिकल रिवॉल्विंग हो तो m बाई एल बराबर होता है q बाई टू एम के। यहाँ पे अगर हम गायरोमैग्नेटिक रेशियो के बारे में बात करें तो m बाई एल ई बाई टू एम। ठीक है, अब देखो टाउ इज इक्वल टू एम बी साइन थीटा होता है। अब हम इसको अलग अलग चीज़ों में कन्वर्ट करेंगे। मूविंग कोल गैल्वेनोमीटर में टाइव इज इक्वल टू एम बी साइन थीटा। अगर करंट सेंसिटिविटी निकालेंगे तो एन बी ए बाई के, और अगर वोल्टेज सेंसिटिविटी निकालेंगे तो एन बी ए बाई के आर। ठीक है, अगर हमें एमीटर को कन्वर्ट करना है गैल्वेनोमीटर में तो हम उसके पैरेलल में शंट रेजिस्टेंस लगाएंगे। जो शंट रेजिस्टेंस होता है वो लो रेजिस्टेंस होता है। अगर हमें उसे वोल्ट मीटर में कनेक्ट करना है तो सीरीज में हाई रेजिस्टेंस लगाएंगे। ठीक है, इसका नॉर्मल फॉर्मूला देखो, I इज इक्वल टू एन माइनस वन जी। एन क्या है? कितना गुना चार्ज बढ़ा, कितना गुना चार्ज बढ़ा। S इज इक्वल टू जी एन माइनस वन। ठीक है, अब यहाँ से हमने इतना पढ़ लिया। अब हम साइक्लोट्रॉन, जो कि मतलब आया नहीं ऐसे क्वेश्चन तो हम इसको छोड़ देते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं, ये चैप्टर हमारा हो गया। अब हम स्टार्ट करेंगे मैग्नेटिज्म एंड मैटर वाले चैप्टर को। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं मैग्नेटिज्म एंड मैटर। स्टार्ट करते हैं। मैग्नेटिज्म एंड मैटर वाले चैप्टर में क्या है? जो मैग्नेट है वो डायरेक्शन देगा, सही बात है। फ्रीली सस्पेंड कौन सी डायरेक्शन में करेगा? नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में अपने आप को वो फ्रीली सस्पेंड करेगा। अगर बाहर मैग्नेट का हमें मैग्नेटिक मूवमेंट निकालना है तो क्या होता है? एम एल। जहाँ पे स्मॉल m होता है वो किसके बराबर होता है? एरिया के बराबर। याद रखना, जो मैग्नेटिक मूवमेंट की उसकी यूनिट क्या होती है? एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। और जो हमारा स्मॉल मैग्नेट है उसकी यूनिट क्या है? एम्पियर मीटर। ठीक है, अगर बार मैग्नेट इरेगुलर शेप का हो तो उसके मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा? एल इफेक्ट। अगर आर्क हो तो m साइन थीटा बाई टू या थीटा बाई टू। ठीक है, ये थीटा बाई टू किस में लेना है? रेडियन में। m कैन बी वेक्टरली एडिड बाय मल्टीपल मैग्नेट। अगर हमें उसको अलोंग द लेंथ कट करेंगे, अगर अलोंग द लेंथ कट करेंगे तो क्या है? m बाई एन हो जाएगा। लेंथ क्या रहेगी? सेम रहेगी अलोंग द लेंथ। मैग्नेटिक मूवमेंट आधा हो जाएगा, एरिया भी आधा हो जाएगा। बट अगर हम उसको कैसे कट करेंगे? परपेंडिकुलर कट करेंगे तो जो हमारा मैग्नेटिक मूवमेंट है वो सेम रहेगा, एरिया भी उसका सेम रहेगा, पर जो हमारा L है और कैपिटल M है वो 1/n हो जाएगा। अब इसका याद रखना, LM/LG का रेशियो क्या होता है? 0.8। ठीक है, अगर हमने उसको अलोंग द लेंथ कट किया, कैसे कट किया? अलोंग द लेंथ, तो सिर्फ उसमें लेंथ सेम रहेगी और सारी चीज़ें m/n हो जाएगी। बट अगर हमने परपेंडिकुलर लेंथ से कट किया तो स्मॉल m और a सेम रहेगा और सारी चीज़ें हो जाएंगी आधी। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा फोर्स के बारे में। म्यू नॉट बाई 4 पाई m1 m2 बाई आर स्क्वायर। एक्सियल पे म्यू नॉट आई 4 पाई 2 m आर क्यूब, बी पे इक्वेटोरियल पे माइनस म्यू नॉट बाई 4 पाई m बाई आर। ठीक है, याद रखना कुछ मैग्नेटिक फील्ड लाइन की प्रॉपर्टीज। इमेजिनरी लाइन होती है, क्लोज लूप बनाती है, इंटरसेक्ट नहीं करती। डेंसर होगी जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा होगी, रेयर होगी जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी? कम होगी। इनसाइड होती है साउथ से नॉर्थ, बाहर होती है नॉर्थ से साउथ। ठीक है, टाउ होता है एम बी साइन थीटा, यू होता है एम बी कोस थीटा। ठीक है, अब हम देखो, अगर 0 से 90 डिग्री पे उसको टर्न किया, 0 से 90 डिग्री कर दिया तो एम बी, 0 से 180 पे टर्न कर दिया इसने, 90 से 180 है तो भी एम बी आ जाएगा। बट 0 से लेके इसने 180 पर टर्न कर दिया तो 2 एम बी आ जाएगा। टी बराबर होता है 2 पाई अंडर रूट आई बाई एम बी।
अगर हमने टाइम पीरियड की देखो कैसे चेंज होगा, अलोंग द लेंथ कट किया तो कोई चेंज नहीं होगा, बट हमने अगर परपेंडिकुलर लेंथ के चेंज करा तो T/N हो जाएगा। B.ds 0 होता है, यहाँ पे क्या बताता है, मैग्नेटिक मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करते। 2023 नीट का PYQ है। परपेंडिकुलर लाइन कट करेंगे तभी टाइम पीरियड क्या होता है, आधा हो जाएगा। ठीक है, कुछ टर्मिनोलॉजी है। H बराबर होता है NI के बराबर, ठीक है। I बराबर होता है M/, एरिया के बराबर, ठीक है। Xi बराबर होता है M/H या I/H। μr बराबर होता है 1 + Xm। इनके कोई यूनिट नहीं होती। अब पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक एंड फेरोमैग्नेटिक के बारे में बात करते हैं। पैरामैग्नेटिक में क्या होता है, अनपेड इलेक्ट्रॉन होते हैं स्पिन की वजह से, डायमैग्नेटिक में ऑर्बिटल मोशन की वजह से, ठीक है। इसमें ओवरऑल मैग्नेटिक मूवमेंट क्या होता है, पैरामैग्नेटिक में 0 नहीं होता, इसमें डायमैग्नेटिक में 0 हो जाता है, ठीक है। फ्रीबली मैग्नेटाइज करते हैं, ये अपोजिट करते हैं, ये सेम डायरेक्शन में करते हैं। डायमैग्नेटिक में सारी ऊपर जाएंगी, थोड़ी सी अंदर आएगी, इसमें सबसे ज़्यादा अंदर आएंगी, ठीक है। याद रखना, डायमैग्नेटिक अपने आप को स्ट्रॉन्ग से वीक में कन्वर्ट करेगा, पैरामैग्नेटिक वीक से स्ट्रॉन्ग में, फेरोमैग्नेटिक ज़्यादा वीक से स्ट्रॉन्ग में। डायमैग्नेटिक टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं होता, पैरामैग्नेटिक होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, और फेरोमैग्नेटिक भी टेम्परेचर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। डायमैग्नेटिक का एग्जाम्पल क्या है, वाटर। डायमैग्नेटिक हर फूफाजी हर उसमें छुपे हुए हैं। सुपर कंडक्टर क्या होता है, लो टेम्परेचर होता है, ये क्या करता है, मीजनर इफेक्ट भी शो करता है। हिस्टेरिस लो, हाई हार्ड पैरामैग्नेटिक क्या होते हैं, परमानेंट मैग्नेट होती है, उनकी रिटेंटिविटी और कोहर्सिविटी बहुत ज़्यादा होती है। सॉफ्ट आयरन में इनकी कम होती है, बट सॉफ्ट आयरन में मैग्नेटिक परमेबिलिटी है वो ज़्यादा होती है, ठीक है। अरे इतना समझ में आ गया, बता दो, ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं हमारे नेक्स्ट चैप्टर को, विच इज़ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। स्टार्ट करते हैं हम हमारे नेक्स्ट चैप्टर को, EMI। देखो EMI में सबसे पहले है फ्लक्स के बारे में। फाई इज इक्वल टू BA cos थीटा होता है, पैरेलल में हो तो 0 हो जाएगा। cos 90 पे क्या होता है, 0। SI यूनिट होती है टेस्ला पर मीटर स्क्वायर, SI यूनिट क्या होती है, टेस्ला पर मीटर स्क्वायर। फैराडे का लॉ है E इज इक्वल टू d∅dt या n/d∅dt। नेगेटिव क्यू है लेंज लॉ की वजह से, ठीक है। फ्लक्स को कैसे कैसे चेंज कर सकते हैं, अगर B को चेंज करेंगे, एरिया को चेंज करेंगे, और हम उसको फाई को भी चेंज कर सकते हैं। नॉर्थ पोल मतलब कि एंटी क्लॉकवाइज, साउथ पोल मतलब कि क्लॉकवाइज। I बराबर होता है E/R के, ठीक है। जो हम चाहेंगे लेंज लॉ क्या कहेगा, उसका अपोजिट करना चाहेगा। कौन, लेंज लॉ। समझते हैं, मैं एक समझाती हूँ, सभी में मैं एक समझाती हूँ और आपको खुद करनी है। देखो सबसे पहले मैं मैग्नेट को पास लेके आ रही हूँ, पास आ रहा है, मुझे रिपेल करना है, तो मैं क्या बनाऊंगी, नॉर्थ। तो नॉर्थ बनाऊंगी तो एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। इसमें क्या है, क्या बता रखा है कि मैग्नेटिक फील्ड है वो इंक्रीज हो रही है, इंक्रीज हो रही है, तो हमें उसको, मैग्नेटिक फील्ड है, देखो मैग्नेटिक फील्ड है अंदर की तरफ इंक्रीज हो रही है, तो हमें उसको करने के लिए हम किस करेंगे, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में उसको कन्वर्ट करेंगे। ज़्यादा बढ़ रही है तो हम उसको अपोजिट लाएंगे, कि तो वो बाहर है तो वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हम उसको कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। याद रखो जो पहले वाले में ना, इसमें करंट 0 होगा, कोई भी चेंज नहीं होगा। बीच वाला तो पूरा ही है तो उसमें भी करंट 0 हो जाएगा, बट जो हमारा इनमें चेंज होगा, क्योंकि ये आधा बाहर है आधा अंदर है, इसमें ये चेंज होता है, ठीक है। अब हमें बात याद रखनी है, फाई इज इक्वल टू 0 डिग्री एंगल हो तो वहाँ पे जो फ्लक्स होता है वो क्या होता है, मैक्सिमम होता है। E इज इक्वल टू NBA/dt, याद रखना, DA/dt इज इक्वल टू 2πr। अगर श्रिंकेज का फॉर्मूला हो तो DB इज इक्वल टू 2πr NdR/dt। चार्जिंग का मेथड क्या है, अगर 0 से 180 है तो NBA/T, और अगर 180 से है, देखो अगर 0 से 90 है तो NBA/T, और अगर 180 है तो 2NBA/T। चार्ज कैसे निकालेंगे, φ/r, ठीक है। अगर हमें AC जनरेटर के बारे में बात करें तो E इज इक्वल टू E0 sin ω_t, करंट होता है I0 sin ω_t। E निकालना है तो NBA⍵, I निकालना है तो E/r, ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं मेन बात के बारे में। अगर सारे डायरेक्शन परपेंडिकुलर हो तो E इज इक्वल होता है BLV, पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ रोड, राइट हैंड थंब रूल से निकालेंगे, करंट आ जाएगा BLV/r, ठीक है। फोर्स आ जाएगा B²L² V/r, पावर आ जाएगी B²L² V²/r, ठीक है। फ्लेमिंग राइट हैंड रूल क्या कहता है, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल कहता है कि ये वेलोसिटी के डायरेक्शन को पाम क्या करेगी, मैग्नेटिक फील्ड, और ऊपर वाला क्या देगा, वेलोसिटी के डायरेक्शन को कर बताएगा, ठीक है। टेक अ वेक्टर लेंथ, देखो वेक्टर लेंथ में 2bv/r। अगर रोटेशनल ईएमएफ हो तो b⍵L²/2, b⍵L²/2। अगर कुछ दे रखी हो, स्पोक्स दे रखी हो, तो स्पोक्स पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता, याद रखना। 2020 नीट का PYQ।
अब हम बात करेंगे इंडक्टेंस के बारे में। फाई बराबर होता है एल फाई के बारे में, ई इज इक्वल टू एल डी बाई आई डी टी। और सेल्फ इंडक्टेंस में क्या होता है, म्यू नॉट एन स्क्वायर ए बाई एल। एन स्क्वायर क्या है, म्यू नॉट एन स्क्वायर ए एल, ठीक है। म्यूचुअल इंडक्टेंस में एक का कारण दूसरे का अपोजिट, म्यू नॉट एन वन एन टू, म्यू नॉट एन वन एन टू ए टू बाई एल, याद रखना। एल डिपेंड होता है शेप साइज मीडियम पे, एम डिपेंड होता है शेप साइज और ओरिएंटेशन पे भी, ये क्या करेगा, डिपेंड करेगा। एम के गांधी कोरिजन एम इज इक्वल टू के अंडर रूट एल वन प्लस एल टू, याद रखना के वन बराबर होगा फ्लक्स कंप्लीटली लिंक्ड हो जाएगा, ठीक है। अब हमें देखो ये रेयर चांस है इसके आने के, पर हम याद कर लेते हैं। एनर्जी क्या होती है, हाफ एल आई स्क्वायर या बी स्क्वायर बाई टू म्यू नॉट। सीरीज में डायरेक्ट ऐड कर देंगे, सीरीज में डायरेक्ट एल आर होता है तो डायरेक्ट ऐड कर देंगे, पैरेलल में वन बाई ऐसे करेंगे, ठीक है। अब देखो आर एल सर्किट में क्या है, याद रखना आर एल सर्किट में क्या है, आर एल सर्किट में टाउ वही निकालेंगे टाइम कॉन्स्टेंट से, हमारा यहाँ से निकल जाएगा टाउ इज इक्वल टू एल बाई आर या आर सी। ये भी चैप्टर हमने डन कर लिया। अब हम स्टार्ट करते हैं ए सी चैप्टर को। अब हम स्टार्ट करेंगे अल्टरनेटिव करंट वाले चैप्टर को। चैप्टर को स्टार्ट होने से पहले मैं फिर से बता दे रही हूँ, अभी भी कुछ बच्चे सोच रहे हैं क्या ये तो बहुत फास्ट करवा रहे हैं, कुछ टॉपिक्स मिस करिए है। पहली बात तो ये, मैं कोई भी टॉपिक मिस नहीं करी, और दूसरी बात ये, अगर आपको डिटेल में वीडियो देखनी है, पहली बात तो ये उसका अभी तक टाइम है नहीं, क्योंकि मैं ऑलरेडी आपके सेशन ले चुकी हूँ, बहुत डिटेल में मैंने आपको समझाया है, और यहाँ पर भी मैं कोई भी फॉर्मूला मिस नहीं करी हूँ। जहाँ पर इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है मैं आपको डिटेल में बता रही हूँ। तो देखो आपको मैं अप्रोक्स में आपको बताऊँ ना तो 1 आवर में हम पूरे 10 चैप्टर को रिवाइज कर लेंगे फिजिक्स के, बिल्कुल एक एक फॉर्मूला को रिवाइज करके। सबसे पहले बात है अल्टरनेटिव करंट क्या होता है, चेंज करती है जिसकी वैल्यू, डीसी में कोई भी चेंज नहीं करता। इंडिया में फ्रीक्वेंसी आती है 50 हर्ट्ज, एक साइकिल में 2 बार करंट की डायरेक्शन क्या करती है, चेंज करती है, ठीक है। अब हम बात करेंगे एवरेज करंट क्या होता है, टोटल चार्ज अपॉन टोटल टाइम, टोटल चार्ज अपॉन टोटल टाइम। आई आर एम एस निकालेंगे आई नोट बाई रूट टू, सभी का निकालेंगे। फुल साइकिल में आई एवरेज होता है 0 और आई आर एम एस होता है 1 बाई रूट टू। हाफ साइकिल में 2 आई बाई 0.6 इसकी वैल्यू है, आई आर एम एस की 0.7 है। फॉर्म फैक्टर 1 आई आर एम एस अपॉन आई एवरेज की वैल्यू, ठीक है। फुल साइकिल में याद रखना दोनों की वैल्यू क्या होती है, 0। अगर ये वैल्यू दे रखी हो तो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई 2, अगर इसकी दे रखी हो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई 2। ये अब की बार का जेई 2025 का पीवाईक्यू है, याद रखना। नॉर्मल एमीटर है ना, डीसी मेजर करता है, एसी मेजर नहीं करता, पर हमें एसी मेजर करने के लिए हॉट वायर एमीटर हम यूज करते हैं। वीआरएम में जो होम सप्लाई होती है वो होती है 220 वोल्ट, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं हम मेन बात बारे में। सबसे पहले हम देखेंगे प्योर रजिस्टिव। प्योर रजिस्टिव में कोई भी अलग नहीं है, सेम बराबर जाएंगे अपने, कोई भी लैग लीड कुछ भी नहीं करेगा। इसमें पावर होती है, पावर मैक्सिमम होती है, ठीक है। अगर बात करें प्योरली कैपेसिटिव सर्किट में, प्योरली कैपेसिटिव में होता है करंट जो करता है लीड करता है वोल्टेज को प्लस पाई बाई 2 से एंगल से। जो आई होता है वी बाई एक्स ही, एक्स क्या होता है रिएक्टेंस, कैपेसिटिव रिएक्टेंस। एक्स होता है 1 बाई 2 पाई एफ, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो ये ऊपर से चला जाएगा, सिंपल, ठीक है। पावर एवरेज इसमें होता है 0। प्योरली इंडक्टिव में है जो करंट क्या करता है, लैग करता है वोल्टेज को, मतलब कि वोल्टेज लीड करेगी 90 डिग्री से। इसमें नीचे से बनेगा ग्राफ, देख लो आप, इसमें भी पावर क्या होती है, 0 होती है, ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं इसके बारे में। प्योरली कैपेसिटिव और वोल्टलेस करंट क्या होता है, जब प्योरली कैपेसिटिव हो और प्योरली इंडक्टिव सर्किट हो तो उसको क्या बोलेंगे, वोल्टलेस करंट बोलेंगे। देखो कैपेसिटर, देखो सी डी कैपेसिटर और इंडक्टर, सी डी मतलब कि ये क्या है, ब्लॉक करेगा डीसी को, इंडक्टर करेगा एसी को, ब्लॉक करेगा डीसी को, अलाउ करेगा एसी को, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे, हाई पास फिल्टर, इसको क्या करेंगे, लो पास फिल्टर। इसका ग्राफ देख लो, क्या बोला, इन कैपेसिटिव रिएक्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, एक्सल डायरेक्ट प्रोपोर्शनल और रेजिस्टेंस का कोई फंडा नहीं है। कैपेसिटर किसको ब्लॉक करेगा, डीसी को, ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं एलसीआर सर्किट के बारे में। सिंपल ऐड करेंगे, वेक्टर एडिशन से ऐड होगा, सिंपल ऐड हम इसको नहीं कर पाएंगे। अगर एल डोमिनेट होगा तो एक्सएल बड़ा होगा एक्सी से, वी नोट निकालेंगे तो वी एल माइनस वी सी प्लस वी आर का स्क्वायर, ठीक है। अगर इसमें एक्सएल डोमिनेट करा तो 10 फाइव एक्सएल माइनस एक्सी बाई आर, इसमें वोल्टेज लीड करी है। अगर कैपेसिटिव डोमिनेट करा तो इसमें करंट लीड करा है तो 10 फाइव एक्स ई माइनस एक्सएल बाई आर, ठीक है। Z क्या होता है, इंपीडेंस, अंडर रूट एक्सएल माइनस एक्सी प्लस आर स्क्वायर, आई इज इक्वल टू वी बाई जेड। जेड क्या होता है, इंपीडेंस। पावर निकालेंगे वी आई कोस फाइव होता है आर बाई जेड। अगर एवरेज पावर निकालेंगे तो वी आई बाई 2 कोस फाइव क्या बोला मैंने, आर बाई जेड, ठीक है। वोटलेस पावर क्या है, वोटलेस पावर क्या है, वही बिल्कुल सेम प्योरली इंडक्टिव प्योरली कैपेसिटिव सर्किट हम ले आएंगे। रेजोनेंस में क्या होता है, करंट मैक्सिमम होता है, इंपीडेंस मिनिमम होता है। रेजोनेंस में एक्सएल बराबर होता है एक्सी के, तो ओमेगा बराबर हो जाएगा 1 बाई अंडर रूट एल सी, फ्रीक्वेंसी 1 बाई 2 पाई अंडर रूट एल सी,
1/2 पाई अंडर रूट LC। जेड मिनिमम होता है, करंट मैक्सिमम होता है। करंट देखो मैक्सिमम होगा, जेड मिनिमम होगा। यहाँ पे कैपेसिटिव सर्किट होता है, यहाँ पे इंडक्टिव सर्किट होता है, ठीक है। बैंडविड्थ क्या होती है, ओमेगा एल बाई आर। देखो बैंडविड्थ ये होती है यूएसबी, इसको मीट करेंगे हम, ओमेगा एल बाई आर या 1/r अंडर रूट एल बाई सी, ठीक है, याद रख लिया। अब हम स्टार्ट करते हैं ट्रांसफॉर्मर म्यूचुअल इंडक्टेंस पे बेस होता है, याद रखना। जो एन ई बराबर होता है, एन ई मतलब बराबर हो गया ये सेकेंडरी अपॉन प्राइमरी। स्टेप अप क्या करेगा, स्टेप अप करेगा जो एन, स्टेप अप क्या करेगा, जो एन और ई है हमारा, उसको सेकेंडरी में ये ऐड होगा, और आई है वो अलग ही होगा, और प्राइमरी होगा। अगर नॉन आइडियल कैपेसिटर हो, नॉन आइडियल कैपेसिटर और प्राइमरी ज़्यादा होगा तो ई आई के रेशो से हम इसको निकाल लेंगे। कॉपर लॉस क्या होता है, थिक वायर से हम ले लेंगे। आयरन लॉस क्या है, आईडी करंट से हम उनको मिनिमाइज कर लेंगे। ये PYQ है, ये वाला आयरन लॉस वाला। फ्लक्स कैसे करेंगे, सिंगल पोल को एक माउंट कर देंगे, हिस्टैरिस में रिपीटेड यूज करेंगे, ठीक है। अब है चोक कॉइल। चोक कॉइल क्या है, एक टाइप का एक्सल है, रिड्यूस करता है करंट को बिना किसी को पावर का लूज करे। एलसी ऑसिलेशन में ओमेगा इज इक्वल टू 1/√LC, ओमेगा इज इक्वल टू 1/√LC। याद रखना एलसी ऑसिलेशन में एम एल और के को रिप्लेस किया 1/C से, के को रिप्लेस किया 1/C से, ठीक है। ये भी चैप्टर हमारा डन हो गया। अब हम स्टार्ट करते हैं EM वेव्स को। अब हम स्टार्ट करते हैं EM वेव वाले चैप्टर को। EM वेव्स सबसे पहले लाइट वेव्स होती है, नॉन मैकेनिकल, मतलब कि उनको मीडियम चाहिए नहीं होता है। मैग्नेटिक फील्ड चेंज करेगी तो प्रोड्यूस करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड को, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज करेगी तो प्रोड्यूस करेगा मैग्नेटिक फील्ड को। बीच में याद रखना, बीच में क्या होता है, बराबर होता है इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज इनसाइड द कैपेसिटर वाइल चार्जिंग, अंदर चेंज होगी। अब I इज इक्वल टू dQ/dt अलग अलग फॉर्मूले है, या C/dV/dt एप्सिलॉन d∅/dt ऐसे भी लिख सकते हो। E.ds इज इक्वल टू Q/एप्सिलॉन क्या है, गोज लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म। B.ds जीरो क्या है, मैग्नेटिक मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करते, ये है फैराडे, ये मॉडिफाइड एम्पियर सर्किल टेलो क्या है, B.dl इज इक्वल टू म्यू नॉट IC प्लस एप्सिलॉन d∅/dt। इनसाइड में कैपेसिटर के अंदर जीरो होता है, आउटसाइड में देखो, इनसाइड में तो कैपेसिटर जीरो होता है, आउटसाइड में डिस्प्लेसमेंट करंट जीरो होता है, ठीक है। लोड एंड फोर्स भी हमने पढ़ लिया, ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं, अगर चार्ज रेस्ट इस, ये तो हमने उसमें पढ़ लिया मूविंग चार्जर मैग्नेटिज्म वाले चैप्टर में। अब देखो बेसिक, देखो अगर ये प्लस, अगर बाहर प्लस हो अंदर माइनस तो प्लस माइनस माइनस देगा, पर इसमें गलत है, इसमें पॉजिटिव डायरेक्शन होगी। अगर बाहर भी अंदर भी प्लस हो बाहर भी प्लस हो तो इसमें माइनस की एक्स डायरेक्शन होगी। V इज इक्वल टू एफ लैम्डा या V इज इक्वल टू ओमेगा बाई के, ओमेगा था 2πf, के इज इक्वल टू 2π बाई लैम्डा। ये होगी परपेंडिकुलर होगी ECB इंग्लैंड क्रिकेट बॉल, C की वैल्यू निकालेंगे तो E/B, B की वैल्यू निकालेंगे तो E/C, इससे निकल जाएगी। ये किस में होती है, सिर्फ वैक्यूम में ही दी मिलती है। E/B क्या होती है, हमेशा सेम फेज में होती है, परपेंडिकुलर होती है, मीडियम की रिक्वायरमेंट उनको नहीं चाहिए होती है। C इज इक्वल टू 1/μ0 एप्सिलॉन नॉट, या N की वैल्यू निकालेंगे तो μr/cr, ठीक है। ऑप्टिकल वेक्टर होता है, पोलराइजेशन होता है। एनर्जी डेंसिटी निकालेंगे तो हाफ एप्सिलॉन नॉट इसकी, या 20/2 एवरेज निकालेंगे तो 4, आपस में क्या होती है, बराबर होती है। अगर हमने क्या निकाला, I इज इक्वल टू P/4πr², ये छोड़ दो आप, ये वाला इंपॉर्टेंट नहीं है। अब याद रखो, देखो सीरीज, देखो रेडियो वेव, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड, विजिबल, UV, एक्सरे, गामा रे, ऐसे जाओगे तो क्या बढ़ेगी, फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, वेवलेंथ कम होगी। अगर मैं बात करूँ विप ग्योर की, विप ग्योर में वॉयलेट से रेड जाओगे तो इसमें क्या बढ़ती है, वेवलेंथ इसमें क्या होती है, बढ़ती है, वेवलेंथ क्या करती है, बढ़ती है, ठीक है। अब हम स्टार्ट करेंगे, ये हमने इतना पढ़ लिया। अब हम स्टार्ट करते हैं वेव्स की। रेडियो वेव कौन प्रोड्यूस करता है, एक्सेलरेटेड चार्ज क्या प्रोड्यूस करता है, रेडियो वेव। कर सकते हैं, जो हम नॉर्मल देख सकते हैं। यूवी लैंप होती है हमारे हॉट बॉडीज प्रोड्यूस करती हैं, ओजोन या टैनिंग ऑफ स्किन और लेजर आइसोलेटमेंट में यूवी लाइट यूज होती है। एक्सरे क्या होती है, डी एक्सलेशन करती है, डायग्नोस्टिक टूल है, कैंसर के ट्रीटमेंट में भी यूज होती है। गामा रे क्या होती है, न्यूक्लियर रिएक्शन से ये यूज होती है। ये भी हमने चैप्टर कवर कर लिया। अब हम स्टार्ट करते हैं ऑप्टिक्स की तरफ। अब आ गई हमारी रे ऑप्टिक्स, थोड़ा सा बड़ा, थोड़ी सी बड़ी बनेगी ये वाली वीडियो, क्योंकि रे ऑप्टिक्स में कुछ ज़्यादा ही है चीज़ें बताने के लिए। क्या है, सबसे पहले लो ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है, एंगल I बराबर होता है एंगल R के, सारे सेम फेज में होंगे। कोई भी सरफेस हो चाहे वो इरेगुलर हो, सब में ये वैलिड होगा, ठीक है। रियल ऑब्जेक्ट होती है, प्लेन मिरर कैसे प्रोड्यूस करता है, वर्चुअल इमेज प्रोड्यूस करता है, सेम साइज की इन्वर्टेड प्रोड्यूस करता है। रोटेशन ऑफ इंफ्रारेड देन रोटेशन ऑफ इन अपोजिट सेंस। अगर मी देखो, अगर इंफ्रारेड रोटेट करेंगे रे को तो अपोजिट सेंस में रोटेट होगी, अगर मिरर को रोटेट करेंगे तो सेम सेंस पे होगी पर एंगल 2 थीटा से। एंगल ऑफ डेविएशन होता है 180 - 2i, अगर ज़्यादा ऐड कर देंगे तो 360 - 2 थीटा, ठीक है। अगर साई पैरेलल में हो, आपस में एक पैरेलल में हो दूसरे के, तो वो थीटा हो जाएगा 60 डिग्री। नंबर ऑफ इमेजेस n इज इक्वल टू 360
थीटा। अगर n इवन है तो n-1, अगर n ओड है तो सिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल देखेंगे। अगर सिमेट्रिकल है तो n-1 कर देंगे, अगर अनसिमेट्रिकल है तो n ही आ जाएगा, ठीक है। अगर पैरेलल रेज है, पैरेलल मिरर प्रोड्यूस कर देगा इनफाइनाइट इमेजेस को। कैसे निकालेंगे? ए बी बी ए बी बी ए। अब इसमें ए बी हो गया, अब इसमें डी ऐड करेंगे प्लस डी, फिर प्लस 2d प्लस 3d प्लस 3d, ऐसे करके याद करेंगे। मिनिमम साइज कितना चाहिए होता है? हाफ ऑफ द साइज ऑफ इमेज। अगर 3 चीज हो तो बीच में h/3 आ जाएगा, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ इमेज अगर परपेंडिकुलर हो तो 2vm - v0, पैरेलल है तो कोई भी चेंज नहीं होगा। अब हम बात करते हैं कर्व्ड मिरर की। पोल होता है, डिस्टेंस होती है, ठीक है। कनकेव में फोकल लेंथ हमेशा नेगेटिव होती है, कन्वेक्स में हमेशा पॉजिटिव होती है। ये तो हमने 10th क्लास में पढ़ रखा है। कन्वेक्स ऑब्जेक्टिव इन्फिनिटी ये पढ़ लिया। ये कनकेव किस में यूज होता है? ईएनटी में, शेविंग में और हेडलाइट में। कन्वेक्स किस में यूज होता है? रेयर व्यू में देखने के लिए, क्योंकि ज़्यादा बोल्डनेस देगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं फॉर्मूला की। v = uf u + f और मैग्निफिकेशन f/f - u, ठीक है। अब मैग्निफिकेशन देखो, f = r/2 होता है, अलग फॉर्मूला है v u = f1 - 1/m, ठीक है। लेटर मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला है v2 - v1 / u1 - u2, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ इमेज निकालेंगे, ये ज़्यादा पूछते नहीं। अगर देखो u = 2f के तो u वेलोसिटी इमेज भी बनेगी 2f पे। अगर u = 3f/2 पे तो इमेज बनेगी 3f पे। अगर u = 3f पे तो इमेज बनेगी 3f/2 पे, ठीक है। अगर रेयर से डेंसर जाएगी तो टूवर्ड्स द नॉर्मल, डेंसर से रेयर जाएगी तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल। लो ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है? μ1 sin i1 = μ2 sin i2। sin i by sin r इज टू कॉन्स्टेंट होता है स्नेल्स लॉ। μ = c/v, μ = c/v, μ = c/f लैम्डा। इनवर्सली प्रोपोर्शनल सिंपल रेशियो आ जाएगा, ठीक है। ग्लास जी का ग्लास 3/2 और एयर का कितना होता है? 3/2 या 4/3, ठीक है। अपर एंड डेप्थ हमेशा डिक्रीज होती है, हाइट हमेशा बढ़ती है। ये क्या हो जाएगा? d/μ, और ये क्या हो जाएगा? μh। हाइट में क्या आ जाएगा? हाइट में कैसे जा रहे हैं हम? बताओ। हाइट में जा रहे हैं हम रेयर से डेंसर, उसमें कैसे जा रहे हैं हम? अपर एंड डेप्थ में डेंसर से रेयर जा रही है। फ्रीक्वेंसी हमेशा सेम होगी, बट अगर कुछ भी हो, वेवलेंथ हो या v' हो, तो ये हमेशा डिक्रीज होगी। फ्रीक्वेंसी क्या रहती है? हमेशा सेम रहती है। अगर रिफ्रैक्टेड दोनों पैरेलल हो तो म्यू बराबर होगा 10i के बराबर होगा, ठीक है। अगर दोनों की थिकनेस दे रखी हो तो t1 + t2/μ या फिर μt/c। देखो अब हम बात करेंगे TIR मतलब एंगल ऑफ इमरजेंस। इफ बोथ साइड ऑफ ग्लास आर सेम, लेटर शिफ्ट हो जाए t sin i - r/cos r या t1 - 1/μ, ठीक है। अब हम बात करते हैं TIR की कंडीशन क्या है कि जो थीटा सी से हमारा इंसिडेंट है वो बड़ी होनी चाहिए, डेंसर से रेयर जाना चाहिए। TIR तो डेंसर से रेयर जाना चाहिए। साइन थीटा बराबर होता है 1/μ की, ठीक है। अब देखो साइन थीटा हो गया। अब किस में यूज होता है? डायमंड में, ऑप्टिकल फाइबर में, प्रिज्म में भी यूज होता है, मिराज में भी यूज होता है। अगर सर्कल ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ विजन, कोन ऑफ विजन पूछे तो r = h/√μ² - 1 से हो जाएगा हमारा। अब बात करते हैं टाउ इन रिफ्रैक्शन। टाउ बराबर होता है डेविएशन i - r, a = r1 + r2। अगर मैं बोलूँ मिनिमम हो तो i बराबर हो जाएगा e के, तो टाउ = i + e - a, μ = sin a + m/2 by sin a/2। यहाँ पे हमेशा मिनिमम होती है, यहाँ पे e बराबर हो जाएगा, यहाँ पे मिनिमम। इन केस ऑफ मिनिमम डेविएशन रिफ्रैक्टेड रे इज पैरेलल टू द 4 आइसोसेलेस इक्विलेटरल ट्रायंगल। थिन प्रिज्म में μ - 1 a से हो जाएगा। अगर हमें ओमेगा निकाला, मतलब हमें डिस्पर्सन निकाला, तो μ - से इनका एवरेज ले लेंगे। एवरेज अगर येलो तो येलो ही ले लेंगे, ना तो इनका दोनों का ऐड करके अपन में 2 कर देंगे, ठीक है। कॉम्बिनेशन ऑफ प्रिज्म, अगर सेम इवन नंबर प्रिज्म हो तो 0 देगा, अगर ओड नंबर प्रिज्म है तो लास्ट वाला ही देगा डिस्पर्सन। अगर डिस्पर्सन विदाउट वेरिएशन तो μ - 1 से 1 कर लेंगे। क्राउन ग्लास सबसे ज़्यादा अच्छा है और फ्लिंट ग्लास की ज़्यादा डिस्पर्सिव पावर होती है। ये कुछ अलग फॉर्मूला है, μ2/v - μ1/u अपॉन μ2 - v1/r। ये इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे गए हैं। कन्वेक्स बाय कन्वेक्स ये हो गया। अब देखो पैरेलल रेज, थिन लेंस, कन्वेक्स लेंस क्या होता है? कन्वर्जिंग, कनकेव क्या होता है? डाइवर्जिंग। UF इसमें अपोजिट, मतलब उसमें बस साइन का चेंज हो जाएगा इन वाले फॉर्मूलाज में, ठीक है। वही बात हो गई। अब देखो ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, कन्वेक्स में R1 पॉजिटिव R2 नेगेटिव, बट कनकेव में R1 नेगेटिव R2 पॉजिटिव, ठीक है। तो 1/f μ - 1 1/r1 - 1/r2। अगर इक्विक कन्वेक्स हो तो f = r/2 - 1, और अगर इक्विक कनकेव हो तो f = r/2 μ - 1। अगर 3/2 है तो f बराबर हो जाएगा r के, और इक्विक कनकेव है तो -r के बराबर हो जाएगा, ठीक है। ग्लास में तो 4f हो जाएगी। अगर देखो μ2 है ना,
वो μ1 से बड़ा है तो सिंपल हो जाएगा, फॉर्मूला सिंपल ही रहेगा। अगर μ1 बड़ा है तो इनकी नेगेटिव में हो जाएगी। अगर μ2 μ1 से बराबर हो जाए तो ग्लास स्लैब की तरह ये बिहेव करना स्टार्ट कर देंगे। वर्टिकल कटिंग में क्या है, अगर परपेंडिकुलर कट करेंगे तो क्या बन जाएगा, ये प्लेनो कन्वेक्स बन जाएगा, तो F इज इक्वल टू 2F हो जाएगी। ये हॉरिजॉन्टल कट करेंगे तो कोई भी चेंज नहीं होगा, सिर्फ ब्राइटनेस डिक्रीज होगी। पावर होता है 1/f के या 100/f के, ठीक है। प्लेन मिरर की पावर क्या होती है, 0। अगर कैसे कनेक्ट करेंगे P1 प्लस P2, पावर F1 प्लस F2। सिल्वरिंग ऑफ लेंस कर देंगे तो मिरर की तरह बिहेव स्टार्ट कर देगा। अगर उसको ऐसे कट करेंगे तो जितने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उतनी इमेजेस बनेगी, अगर ऐसे कट करेंगे तो एक माइनस कर देंगे उतनी इमेजेस बनेंगी, ठीक है। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में सबसे पहला है सिंपल माइक्रोस्कोप D/μ या D/f। अगर स्ट्रेंट है तो 1 प्लस D/f। कंपाउंड माइक्रोस्कोप में V/u इंटू D/ue, L इज इक्वल टू u0 प्लस vue। रिलैक्स आई में सिंपल फॉर्मूला, स्ट्रेंड आई में भी फॉर्मूला है, नॉर्मल एडजस्ट में भी फॉर्मूला है। आपको ये रिवाइज करना होगा ये वाला फॉर्मूला। इसके अलावा इस चैप्टर में कुछ नहीं है, आप लास्ट वाले आप फॉर्मूले खुद से रिवाइज कर लेना, ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं लास्ट चैप्टर विच इज वेव ऑप्टिक्स। लास्ट चैप्टर बचा है हमारा वेव ऑप्टिक्स और अप्रोक्स 5 मिनट हमारे पास। 1 घंटे से पहले हम 10 चैप्टर को देख सकते हो आप कितनी अच्छी तरीके से हमने डिटेल में रिवाइज कर लिया। सबसे पहले है अलग अलग थ्योरी है, न्यूटन की थ्योरी है, अलग अलग अपनी अपनी रामायण सबने बताई थी। हाइजेनिक क्या, लाइट रिफ्लेक्शन है, सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया, पर वो पोलराइजेशन को एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। मैक्सवेल किसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया था, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट को नहीं कर पाया था। आइंस्टाइन ने सब एक्सप्लेन कर दिया, इंटरफेरेंस डिफ्रैक्शन वो कर नहीं पाया था। फिर है डी ब्रोगली बाबा, उसने सब कुछ अच्छे से एक्सप्लेन किया। वेव फ्रंट क्या होता है, कंटिन्यूस लोकस ऑफ ऑल सच पॉइंट विच आर वाइब्रेटिंग इन सेम फेज। पॉइंट सोर्स होता है स्फेरिकल, लाइन सोर्स होता है सिलेंड्रिकल, इनफाइनाइट होता है प्लेन वेव फ्रंट, ठीक है। देखो इनमें तो देखो सब में प्लेनर बनेगा, इसमें कन्वर्जिंग होता है, इसमें डाइवर्जिंग होता है। देख लो इनमें तो सब में प्लेनर बनेगा, ठीक है। अब देखो सुपरपोजिशन ऑफ वेव क्या होता है, सेम फ्रीक्वेंसी। देखो अगर हम कोहेरेंट क्या बोलेंगे, सेम फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए, सेम वेवलेंथ। फाई इज इक्वल टू 2 पाई बाय लैम्डा डेल्टा एक्स, या लैम्डा इज डेल्टा एक्स इज इक्वल टू लैम्डा बाय 2 पाई डेल्टा एक्स। इससे हम निकालेंगे। याद रखना आई प्रोपोर्शनल होता है ए स्क्वायर के। कंस्ट्रक्टिव में cos phi 1 के बराबर होता है a मैक्सिमम a1 प्लस a2, आई मैक्सिमम अंडर i1 प्लस i2 का होल स्क्वायर। 1 ये इसमें 2n-1 लैम्डा बाय 2 से ये डिस्ट्रक्टिव में आ जाएगा। अगर हमें मैक्सिमम निकालते हो अंडर i1 प्लस i2, याद रखना ओमेगा भी इसी के बराबर होता है। आइडेंटिकल सोर्स होंगे तो i बराबर होगा 4i0 के और a मैक्सिमम होगा 2a0 के बराबर, ठीक है। अब हमें YDSC एक्सपेरिमेंट के बारे में देखें तो कंस्ट्रक्टिव में क्या होगा, ब्राइट फ्रिंज मैक्सिमम देती है, डिस्ट्रक्टिव में डार्क फ्रिंज क्या देती है, मिनिमा। y इज इक्वल टू d/d, बीटा इज इक्वल टू d लैम्डा बाय d और थीटा इज इक्वल टू लैम्डा बाय d, ठीक है। कंस्ट्रक्टिव में n लैम्डा और डिस्ट्रक्टिव में 2n-1 लैम्डा बाय 2, ठीक है। अब हमने अलग अलग फॉर्म देख लिए हमने। अब हम स्टार्ट करते हैं इसके बारे में। आप ग्राफ देखो, ग्राफ में सारे बराबर हैं, उसमें ऐसे बराबर नहीं होगा। आई का जो रेशियो वही ओमेगा के बराबर होगा। अगर मीडियम चेंज कर दे तो बीटा बाई म्यू से। अगर व्हाइट लाइट को रिप्लेस कर दे तो सेंट्रल तो बनेगी व्हाइट और बाकी वाले में कलरफुल पैटर्न बन जाएगा। नीट 2024 का PYQ है। इनकोहेरेंट में सिंपल ऐड कर देंगे, कोई डायरेक्शन वगैरह का कोई फंडा चेंज नहीं होगा। अगर इक्विवेलेंट है तो μ1 μ2 अपॉन μ1 μ2। 2 मैक्सिमम है तो n1 लैम्डा 1 इज इक्वल टू n2 लैम्डा 2 से हम इसके निकाल लेंगे, अलग अलग इसके वेरिएशंस हो जाएंगे। डिफ्रैक्शन में क्या है, डिफ्रैक्शन में नॉर्मल फिनोमेना है। यहाँ पे मिनिमा होता है सबसे अच्छा, मैक्सिमम होता है सबसे कम। मिनिमा a sin थीटा इज इक्वल टू लैम्डा और मैक्सिमम 2n+1 लैम्डा बाय 2, ठीक है। फ्रेजनल फ्रोनहोफर मतलब इनफाइनाइट, फ्रेजनल मतलब फाइनाइट डिस्टेंस के बारे में हम देखते हैं। यहाँ पे जो सेंट्रल मैक्सिमा की विड्थ होती है वो 2 लैम्डा बाय ए, ओरो की d लैम्डा बाय ए। एंगुलर विड्थ सेंट्रल मैक्सिमा की होती है 2 लैम्डा बाय ए, ओरो की क्या होती है लैम्डा बाय ए। डिफ्रैक्शन में सेंट्रल मैक्सिमा सबसे ज़्यादा होता है। फ्रेजनल डिस्टेंस होता है d, z इज इक्वल टू a स्क्वायर लैम्डा। पोलराइजेशन में देखो, अगर आप पोलराइजेशन करोगे तो i/2 एंगल हो जाएगा और इस पे मेलस का लॉ है I0 cos स्क्वायर थीटा, ठीक है। याद रखना अगर रिफ्लेक्टेड अगर हम पोलराइजेशन में किसी को पास करेंगे तो रिफ्लेक्टेड रे है ना वो पूरी पोलराइज हो जाएगी और रिफ्रैक्टेड रे है वो पार्शियली पोलराइज्ड हो जाएगी। ये बात याद रखना, नीट 2024 का यहाँ से PYQ आया हुआ है। इसके बाद हमारा कुछ नहीं इस चैप्टर में। याद रखना डिफ्रैक्शन में सेंटर मैक्सिमा पे डबल होगी, इंटरफेरेंस में ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट नहीं है। यहाँ पे आके हमने हमारा सारा कंसेप्ट कंप्लीट कर लिया। 10 चैप्टर वो भी 1 घंटे में, एक बिना फॉर्मूला को छोड़े। बस मैंने रे ऑप्टिक्स के अगर टाइम बचा तो मैं आपको करवा देती हूँ, क्योंकि बीच में वीडियो स्टॉप हो सकती है तो आप देख सकते हो। मैं एक बार फिर से आपको करवा देती हूँ रे ऑप्टिक्स से जो बचा छोड़ा था मैंने। रे ऑप्टिक्स के क्या छोड़ा था हमने, बताओ जल्दी से।
मैं ना कभी भी वीडियो स्टॉप हो सकती है। मैं आपको एक बार रे ऑप्टिक्स से जो मैंने होमवर्क दिया था, मैं होमवर्क भी आपको करवा लूँ। सिंपल माइक्रोस्कोप में कुछ फंडा नहीं है, डी बाई म्यू हो जाएगा। अगर इन्फाइनाइट है तो डी बाई एफ, और अगर स्ट्रेच हो जाए तो किसमें 1 प्लस डी बाई एफ। कंपाउंड माइक्रोस्कोप में वी नोट बाई यू नोट अपॉन डी बाई म्यू ई। लेंथ निकालेंगे वी नोट प्लस यू ई। रिलैक्स आई में सिंपल फंडा है, कुछ चेंज नहीं होगा। इसमें हो जाएगा वी नोट बाई यू नोट 1 प्लस डी बाई एफ ई, और इसी से हमारी क्या निकल जाएगी, लेंथ निकल जाएगी। नॉर्मल एडजस्टेंट में याद रखना एल बाई एफ नोट इनटू 2 डी बाई एफ ई। जो मैग्निफिकेशन पावर है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है एफ नोट और एफ ई के, याद रखना। एस्ट्रोनॉमिक टेलीस्कोप में क्या है, एफ नोट बाई एफ ई, ये मैग्निफिकेशन पावर होती है। नीट 2024 का ऐसे पीवाई को पूछ रखा है। रिलैक्स आई में एफ नोट बाई एफ ई, या लेंथ निकालेंगे एफ नोट प्लस एफ ई से, ठीक है। स्ट्रेंड आई में एफ नोट बाई एफ ई 1 प्लस एफ ई बाई डी, और लेंथ निकालेंगे एफ नोट प्लस डी एफ ई से निकालेंगे। यहाँ तक हमने रिवाइज कर लिया। आई होप यू लाइक दिस होल सीरीज। वेव ऑप्टिक्स के लास्ट में मैं निकाल देती हूँ। आई होप यू लाइक दिस होल सीरीज। गाइस वीडियो को लाइक करें आप। मैंने 1 घंटे में बिल्कुल आपको डिटेल में रिवीजन करवाया 10 चैप्टर का। सिर्फ हमारे मॉडर्न फिजिक्स बच्चे, उसको मैं आपको इतने अच्छे तरीके से समझाऊंगी ना, बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से। सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।